लंदन। रोहान पीहू को एक होटल में ले आया और एक ट्विन रूम बुक किया। वहां के रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर यहाँ रूम फुल है, बस एक रूम लेफ्ट है। रोहान ने कहा, क्या आप एक एक्स्ट्रा बेड वहां एडजस्ट करवा सकते हैं? मैं आपको अतिरिक्त भुगतान कर दूंगा। वो रिसेप्शनिस्ट बोली, हाँ सर, हम ये कर सकते हैं। थोड़ी देर में रोहान और पीहू रूम में आए। रोहान ने पीहू के लिए सूप और अपने लिए कॉफी ऑर्डर करी। पीहू ने सूप पीने से मना कर दिया। फिर रोहान बोला, अब और कोई जिद नहीं। पीहू ने रोहान की तरफ देखा और एकदम से उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहा, आई एम सॉरी रोहान, मुझे तुमको बता देना चाहिए था, अगर आज कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। तभी रोहान बोला, बस पीहू मैम, आज बोल दिया आपने, आज के बाद ये शब्द आपके मुंह पर नहीं आने चाहिए। आपकी जान हम सब के लिए बहुत कीमती है। पीहू बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहान बोलता है, चलो अब सूप पियो और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, आज के बाद आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। पीहू बोलती है, मैं वादा करती हूँ। फिर पीहू बोलती है, लेकिन आपको कैसे पता हम लोग वहाँ क्लब में हैं? रोहान बोला, आपका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पता करना कोई बड़ी बात नहीं, चलिए आप आराम करो। दरअसल रोहान ने पीहू की स्मार्ट वॉच अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है जिससे उसकी लोकेशन वो देख सके, और एक कैमरा भी उसके हैंडबैग में जो वो रेगुलर ले जाती है। लेकिन उस दिन उसने दूसरा बैग लिया था, लेकिन स्मार्ट वॉच से उसको लोकेशन पता लग गई थी। रोहान बोला, मुझे आज ही पीहू मैम का फ़ोन भी हैक करना होगा। थोड़ी देर में पीहू सो जाती है और रोहान उसका फ़ोन हैक कर देता है। दिल्ली में अमर वापिस वही फ्लैट में आता है और कुछ याद करने लगता है। काफ़ी सोचने के बाद भी उसको कुछ क्लियर नहीं होता कि आखिर वो दुश्मन है कौन। वही दूसरी तरफ रायजादा परिवार में एक फ़ोन आता है राजवीर को। वो बोला, हेलो, दूसरी तरफ से तुझे एक काम दिया था, उस लड़की का पता करने का, क्या हुआ उसका? राजवीर बोला, सर, हर कोशिश कर ली उस लड़की का पता करने की, मैंने तो रोनित की शादी की बात भी छेड़ दी, तब भी यही पता लग रहा है जी वो लड़की मर चुकी है। दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, 15 साल से तू एक लड़की का पता नहीं लगा पा रहा, वो लड़की नहीं मिलेगी तो वो ड्रग्स का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, और तू जानता है हजारों मिलियंस का रैकेट है। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना तेरा आखिरी दिन होगा। वो आदमी फ़ोन कट करता है और सामने बंधे हुए आदमी को चांटा मारता है और बोलता है, बता कहाँ है वो लड़की? वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता। वो आदमी बोलता है, तू ऐसा नहीं बताएगा। तभी एक 18 साल की लड़की को लाता है और बोलता है, देखिए कितनी मस्त माल हो गई, तेरे सामने इसका रेप करो। वो आदमी बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दे। वो आदमी हंसता है और बोलता है, जितनी जल्दी हो सके बता देना, और वहां से चला जाता है। मुंबई में रोनित और रेहाना शोरूम जा रहे थे कि अचानक रेहाना को अस्पताल से डॉक्टर रावत की कॉल आती है। मिस रेहाना बोली, हाँ डॉक्टर। वो बोले, कल आपके पिता यहाँ टेस्ट के लिए आए थे, क्या आपने पैसे का इंतजाम कर लिया? रेहाना बोली, डॉक्टर बस कुछ दिनों में कर लूंगी। डॉक्टर बोले, जल्दी करना। वो ठीक बोलती है और फोन कट हो जाता है। रोनित ये सब सुन लेता है और पूछता है, क्या हुआ? रेहाना बोली, कुछ नहीं। रोनित आगे कुछ नहीं बोलता। शोरूम पहुंचकर रेहाना सीधा अपने बॉस राज के पास जाती है और बोलती है, सर क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? राज बोला, हाँ रेहाना बोलो। वो बोली, सर मुझे 10 लाख का लोन मिल सकता है। राज बोला, इतना बड़ा लोन? क्या हुआ? फिर रेहाना उनको सारी बात बता देती है। तभी रोनित ये सब बाहर से सुन लेता है। फिर वो राज से ना मिलकर नीचे आ जाता है। राज रेहाना को मना करने वाला था कि उसके फ़ोन पर कॉल आती है। फ़ोन अटेंड करके राज कहता है, आपकी मदद मेरा एक दोस्त कर सकता है, लेकिन वो हॉस्पिटल का खर्चा डायरेक्ट पेमेंट करेगा। रेहाना बोलती है, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगा? राज कहता है, आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि आप उसकी रकम जल्दी चुका देंगे, है ना? रेहाना बोली, जी सर। फिर राज बोला, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। रेहाना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और साइन करती है। उसमें 1 महीने में किस्त लिखी थी भरनी होगी, वरना ब्याज में बढ़ोतरी हो जाएगी। रेहाना को लगा लोन इश्यू करने वाला होगा और साइन करती है क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और थैंक्स बोल कर चले जाती है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है और बोलती है, अगले महीने की डेट फिक्स कर दो, फीस आपको कल मिल जाएगी। डॉक्टर बोला, ठीक है रेहाना। दूसरी तरफ रुद्र अपनी दादी के पास आता है और बोलता है, दादी जो पूछूंगा आप सच सच बताओगी, मैं बहुत परेशान हूँ। दादी बोलती है, चल पूछ, जितना लगेगा बताना चाहिए, मैं बताऊंगी। रुद्र ने कहा, दादी उस ब्लास्ट को मैंने और रोनित ने साथ में देखा था। आरती मासी, पापा, मम्मी और इमली मासी और हमारी प्यारी 3 सहेलियाँ, सब लोग मर गए थे क्या? प्लीज़ मुझे बस इतना याद है, पापा, मम्मी और आरती मासी हम 5 को छुपाकर अंधेर कमरे में ले गई।
लेकिन वहां पर रिंकी, पिंकी और अनी में अचानक गन शॉट हुआ जिसने वहां पेट्रोल के ट्रंक में आग लगा दी। फिर रोनित ने रिंकी को बचाया और बाकी दोनों को धक्का दिया। मैं भी आ ही रहा था कि देखते देखते वहां आग फैल गई और मैं बेहोश हो गया। दादी प्लीज बताओ ना, वह क्या हुआ? हम सबका बचपन वहां बीता है। रोनित ने मेरी अनी को नहीं बचाया। मैं तो जानता भी नहीं वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वो जमीन और घर मेरे दिल के बहुत करीब है। दादी ने प्यार से रुद्र के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ये समझ तेरे माँ पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी है। बहुत सारे दुनिया भर के दुश्मन तेरी आरती मासी और तेरी इमली मासी के पीछे पड़े थे। आरती और इमली दोनों ही श्रेष्ठ डॉक्टर थे और सरकारी एजेंसी विभाग के लिए सीक्रेट एजेंट डॉक्टर का रोल करते थे। बाहर की कंट्रीज में भारत की तरफ से नौकरी करते और कोई अवैध होता तो सूचित करते। उनके पति एयरफोर्स पायलट थे और देश के लिए उसी साल शहीद हो गए। रिंकी और अनी आरती की बेटी थी। जब आरती दुबई गई तो उस टाइम इमली इंडिया में कहीं और काम देख रही थी। आरती नए नए इनोवेशन करने में माहिर थी। 6 महीने वो नौकरी करती थी और सेवा करती थी। जिस समय वह दुबई गई, एक बहुत बड़े अस्पताल में उसे प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। उसने वहां देखा कि गरीब परिवार के लिए अलग विभाग और अमीर के लिए अलग। दवा भी ठीक से नहीं मिलती थी। उसने सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली। उसकी कार्रवाई से वहां पर काफी कुछ व्यवस्थित होने लगा। 1 महीना ऐसा ही बीत गया। वो प्रयोग करती रहती थी। उसी प्रयोग में उसने एक दवा का आविष्कार किया, लेकिन उसको गुप्त रखा क्योंकि वो जानती थी इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है अगर गलत लोगों को पता लगा। रुद्र बोला, फिर क्या हुआ दादी? दादी बोली, तेरी आरती मासी बहुत दयालु किस्म की महिला थी। एक बार उसके पास एक 16 साल की लड़की आए और वो बोली, प्लीज मेरे दादा को बचा लो, मेरे पास इनके अलावा कोई नहीं है। आरती ने तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा और खुद उनका इलाज करने लगी, लेकिन उसको आइडिया हो गया था कि इसके दादाजी नहीं बच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन। वो दादाजी को होश आया तो वो बोले, बेटी मुझे 1 महीने तक जिंदा कर दो, मेरी बच्ची को वो दरिंदे बेच देंगे। आरती बोली, लेकिन कौन है वो? वो बूढ़ा आदमी बोला, उसके माँ बाप है, बचपन में मेरे पास छोड़ गए थे और मुझे कानूनी अभिभावक बना दिया था, लेकिन मैं मर गया तो वो कानूनी तौर पर उसके अभिभावक बन जाएंगे। अभी वो नाबालिग है, माता पिता के साथ रहना पड़ेगा, मुझे उसके लिए किसी और कानूनी तौर पर उसका अभिभावक बनाना होगा, कृपया मुझे बचा लीजिए। और आरती सोचती है अपनी दवा का इनमें इस्तेमाल करती हूँ। उसने दवा इस्तेमाल करी तो 1 सप्ताह में वो बूढ़ा आदमी जवान हो गया। आरती ने कहा, देखो मैंने आपकी मदद की, प्लीज इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। एक वार्ड बॉय ने उनकी बात सुन ली और देखते देखते ये बात दूर दूर तक फेल हो गई। आरती के पीछे काफी लोग पड़ गए इस दवा को लेने के लिए। उसको भारत की सरकारी एजेंसी से भी निकाल दिया। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने किसी की मदद करनी चाहिए। एक दुबई का बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का आदमी करम सिंह की नज़र इस पर पड़ गई और ये इसके पीछे पड़ गया। आरती इंडिया आ गई लेकिन इसके दुश्मन ने इसको नहीं छोड़ा। रुद्र बोला, आगे क्या हुआ? दादी बोली, देख रुद्र, आगे बहुत घिनौना सच है जो मैं तुझे एक दिन जरूर बताऊंगी, लेकिन आज नहीं बेटा। और दादी की आंख से आंसू आने लगे। रुद्र ने कहा, दादी मैं खुद पता कर लूंगा, ये करम ही बताएगा। और दादी की आंख से आंसू पूछता है और अपने बचपन के प्यारे लम्हों में खो जाता है और दादी की गोद में सो जाता है। दिल्ली में दादा दादी आपस में बात करते हैं कि चौहान परिवार अगले महीने यहाँ आ रही है, क्यों ना रेहाना को कुछ वक्त यहीं रोक ले। तभी दादी बोलती है, सब बोलेंगे नौकर की बेटी को यहाँ रखना ठीक होगा। दादा बोले, कोमल सच तू भी जानती है वो लड़की हमें रोनित से भी ज्यादा अजीज है। 15 साल से उसको नहीं देखा, बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते हम लोग के बीते कल के बारे में, और कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। दादी बोली, आपको कभी मना कर पाए जो आज करेंगे। और दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ अमर एक एजेंट को फोन करता है और बोलता है, सिन्हा का पल पल की खबर दो। तब तक उसको एक मैसेज आता है, भैया मैं अगले महीने भारत आ रही हूँ। उस मैसेज को पढ़कर अमर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रेहाना की मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे थे। आज सूर्या सर का फोन आया था। उन्होंने बताया रोनित बाबा भी मुंबई में हैं। ये सुनकर रेहाना के पापा थोड़े परेशान हो गए। रेहाना की मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, रेहाना से हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उसको और रेहाना को पता लगेगा हम लोग उसके असली माँ बाप नहीं हैं तो। तब रेहाना की माँ बोली, ये बात मत बोलिए आप, रेहाना और रेहाना मेरी ही बेटी है। रेहाना के पापा बोले, हम लोग उनके बस केयर टेकर हैं, जानते हैं ना वो किनकी बेटियां हैं, और उनका हम लोगों ने ऊपर बहुत एहसान है। रेहाना की माँ बोली, मुझे सब याद है, लेकिन रेहाना के बदले मैंने अपनी बेटी खुशी खुशी कुर्बान करी है। आज वो जहाँ है उस पर अगर नज़र पड़ भी गई तो वो बच नहीं पाएगी।
लेकिन मैंने ममता के ऊपर अपना फर्ज रखा है। तब रेहाना के पापा बोले, देखो हमारी बेटी जहाँ भी है उसकी चिंता मत करो, हमने स्वाति मैम और सूर्या सर से जो वादा किया है उसको कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे मर जाएं। रेहाना की माँ बोली, मैं आपके साथ हूँ। तब रेहाना के पापा बोले, मैं ऐसे रेहाना को दिल्ली नहीं ले जा सकता, वो बहुत समझदार है, उसके लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। रेहाना की माँ बोली, वो तो हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, लेकिन रेहाना को यहाँ रखना भी सुरक्षित नहीं। वो घटिया खुराना और उसके दोस्त का बेटा जिसकी तस्करी का काम है, बुरी नज़र है रेहाना पर। उसने जमीन के बदले रेहाना का हाथ मांगा है उस कमीने रॉकी के लिए, और उसके ऊपर 10 लाख भी देने को तैयार है। आप जानते हैं जमीन में कितनी कीमती राज है, अगर वो खुराना के पास रहेगी तो आगे चलकर देश का बहुत नुकसान होगा, और हो सकता है रेहाना मासूम भी इस जाल में फंस जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बात रेहाना को भी नहीं बता सकती। तभी रेहाना के पापा बोलते हैं, हम सूर्या सर से जरूर बात करेंगे, अभी शांत रहो। दूसरी तरफ रोशनी अपना कलेक्शन लॉन्च करने के लिए अगले हफ्ते पोस्टपोन करती है और आज घर पर रहने का सोचती है। बीते दिन उसके साथ बहुत कुछ हो गया जिससे वो बहुत डिस्टर्ब थी। तभी शौर्य रोशनी के पास आया और बोला, क्यों परेशान हो बुआ? वो कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है, और पूछती है घर पर सब कैसे है। शौर्य बोला, सब अच्छे हैं। रोशनी बोलती है, पापा और मम्मी मुझे याद करते हैं। शौर्य बोला, बुआ आप घर क्यों नहीं आती? सब आपको बहुत याद करते हैं। रोशनी थोड़ी चुप हो जाती है, फिर बोलती है, ये बताओ क्या खाओगे? शौर्य बोला, बुआ आप बताओ परेशान क्यों हो? तब रोशनी उसको पूरी बात बताती है। शौर्य बोलता है, बुआ रेहू कुछ अपनी अपनी नहीं लगती। रोशनी बोलती है, हाँ उसकी बहुत से बातें आरती मौसी से मिलती है। शौर्य बोला, ये कौन है? रोशनी बोली, तुम्हारी बड़ी माँ की सबसे अच्छी दोस्त और मेरे पापा की पसंदीदा। तुम्हें पता है वो दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर थी, और इतनी तेज कि क्या बताओ। शौर्य हैरानी से बोला, अच्छा अब कहाँ है वो? रोशनी बोली, जब मैं लंदन गई थी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने तब पता लगा उनकी डेथ हो गई ब्लास्ट में, बाकी पूरी डिटेल्स नहीं पता। तभी आशी आती है दौड़कर और बोलती है, शौर्य भैया चलो ना मेरे साथ वीडियो गेम खेलें। शौर्य बोलता है, अच्छा चलो, जब से आया हूँ एक बार भी आराम नहीं करने दिया इसने। रोशनी बोलती है, आज रात जल्दी सो जाना। तभी शौर्य बोलता है, बुआ आपके हाथ की अच्छी सी अदरक वाली चाय हो जाए। रोशनी बोलती, तुम चलो मैं लाती हूँ तुम्हारे पसंदीदा अदरक वाली चाय और मिर्ची के पकौड़े। शौर्य खुश होकर बोलता है, एक आप ही हो जो मुझे इतने अच्छे से जानती हो। रोशनी बोलती है, अब जा मास्का ना लगा। मायरा अपने घर के कमरे में आकर अपनी माँ से फोन पर बात करती है, माँ मुझे प्लीज मानक नहीं पसंद, मुझे नहीं करनी उससे शादी। उसकी माँ बोली, मायरा बेटा उसके पापा ने पिछले 10 साल से हमारा खर्चा उठाया है, तुम जानती हो, तुमने ही बोला था 3 साल पहले माँ का इलाज करवा दो, मानक से शादी कर लूंगी, पूरे 25 लाख लगे थे। बेटा मैंने उस दिन बोला था मरने दे मुझे, कम से कम तेरी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन तू नहीं मानी, अब बता कहाँ से लाएगी 25 लाख? बेटा मैं बहुत बेबस हूँ, वो मानक और उसके पापा बहुत बड़े गैर कानूनी चीजों में शामिल हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। मायरा बोली, माँ आप चिंता मत करो, मैं इसे पैसे दे दूंगी, लेकिन उस कमीने मानक से शादी नहीं करूंगी। उसकी माँ बोली, मायरा तू जानती है तेरी बहन भी उसके कब्जे में है, उसकी सलामती चाहती है तो सोच समझकर करना। वो रोने लगी और फोन कट हो जाता है।